केंद्र सरकार 2024 में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने जा रही है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस कानून के नियम कायदों को इसी महीने 26 जनवरी से पहले जारी कर दिया जाएगा। आपको याद दिला दें कि इन्हीं कानूनों का विरोध करते हुए हम सीएए की बात कर रहे हैं। 2020 में दिल्ली में आंदोलन हुआ था और हिंसा भी भड़की थी, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और सैकड़ों घायल हुए थे। ये आंदोलनकारी किसान कानून के खिलाफ 1 साल तक चलने वाले आंदोलन की तरह अपनी बात नहीं मनवा पाए। जिस तरह से ट्रक ड्राइवर्स ने एक ही दिन में अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी कर सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया, उस तरह सीएए के आंदोलनकारी कुछ कमाल नहीं कर सके थे। सो सरकार भी कब तक इंतजार करती। 24 के चुनाव भी नजदीक हैं, तो अब सरकार इन्हें लागू करने जा रही है। सवाल तो यहाँ भी बनते हैं, हमारा काम भी यही है। तो सवाल है कि इस नियम के लागू होने के बाद किस किस को नागरिकता दी जाएगी और किस को देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अगर आप भारत के नागरिक बने रहना चाहते हैं तो उसके लिए किन किन दस्तावेजों की आपको जरूरत पड़ेगी, और साथ ही हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि इन कानूनों का अमृत महोत्सव में कितना योगदान रहने वाला है। चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। देखिए, लोकसभा में आने से पहले ही ये बिल विवाद में था। जब यह कानून बना तो इस कानून के विरोध में देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। इसकी शुरुआत पूर्वोत्तर भारत से और खास तौर पर असम में हुई। इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, दिल्ली का जेएनयू और जामिया यूनिवर्सिटी में भी प्रदर्शन हुए। 23 फरवरी 2020 की रात जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर भीड़ के इकट्ठा होने के बाद हिंसा भड़क गई और दंगों में तब्दील हो गई। इसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। फिलहाल अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। वैसे तो भारतीय नागरिकता कानून 1955 में अब तक 6 बार संशोधन हो चुका है, लेकिन इस छठे संशोधन को एक धर्म विशेष के खिलाफ किया गया। इस कानून में गैर मुसलमान अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने के नियमों में ढील देने का प्रावधान है। इस कारण इस नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध होता रहा है। सीएए के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इन 3 देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे। दूसरे देशों के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को सीएए का लाभ नहीं मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। आवेदकों को बताना होगा कि वे भारत में बसर करने कब आए और उनके पास अगर पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज नहीं भी होंगे तब भी वे आवेदन तो कर ही पाएंगे। वहीं दूसरी ओर सरकार सीएए के बाद एनआरसी को भी लाने की सोच रही है। सरकार की तरफ से जो नए कानून पेश किए जा रहे हैं उसमें 2 अहम चीजें हैं। पहला, गैर मुसलमान प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देना और दूसरा, अवैध विदेशियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजना, जिनमें ज्यादातर मुसलमान हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने 20 नवंबर 2019 को सदन को बताया था कि एनआरसी के जरिए 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में प्रवेश करने वाले अवैध निवासियों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसमें सबसे पहले एनआरसी को असम के लिए लागू किया गया था। इसके तहत यहाँ के नागरिकों का एक रजिस्टर जारी किया गया। इस प्रकाशित रजिस्टर में करीब 19 लाख लोगों को बाहर रखा गया था। जिन्हें इस सूची से बाहर रखा गया उन्हें वैध प्रमाण पत्र के साथ अपनी नागरिकता साबित करनी थी। और गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा था कि सिटीजनशिप साबित करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी को वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। इसके बाद यहाँ एक सवाल आता है, फिर लोग किस आधार पर अपनी नागरिकता सिद्ध कर पाएंगे? ये सरकार ही बेहतर जानती है। इसके बाद जो लोग अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाएंगे उनका सरकार क्या करेगी? क्या उन्हें डिटेंशन कैंप में डालेगी? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इसी कारण 2019 में नागरिकता संशोधन कानून सीएए बनने के बाद देश भर में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के कई नेताओं ने सीएए विरोधियों के खिलाफ हिंसा भड़काने के लिए भाषण दिए। विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों को डराने धमकाने के लिए उन पर हमले किए गए। 30 जनवरी 2020 को जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रदर्शनकारियों पर रामभक्त गोपाल ने गोली चलाई और 1 फरवरी को कपिल गुर्जर ने शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। इसके बाद 23 फरवरी को बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के मौजपुर में दिए गए भाषण के फौरन बाद दंगे भड़क गए।
इस भाषण में कपिल मिश्रा ने जाफराबाद में सीएए के विरोध में बैठे प्रदर्शनकारियों को बलपूर्वक हटाने की बात की थी और दिल्ली पुलिस के डीसीपी वेद प्रकाश सूर्या की मौजूदगी में कपिल मिश्रा ने यह भड़काऊ भाषण दिया था। हथियारबंद भीड़ ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में लोगों पर हमले किए, उनके घरों और दुकानों को आग लगा दी। इस दौरान भीड़ जय श्री राम, हर हर मोदी, काट दो इन ... को आज तुम्हें आजादी देंगे जैसे नारे लग रहे थे। एक रिपोर्ट के अनुसार 11 मस्जिद, 5 मदरसे, एक दरगाह और एक कब्रिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया। इन दंगों में दिल्ली पुलिस की भूमिका बहुत खराब थी। कई जगहों पर वो तमाशाई बने रहे या फिर दंगाइयों को शह देते रहे। चश्मदीदों के अनुसार अगर किसी एक जगह एक पुलिस वाले ने दंगाइयों को रोकने की कोशिश भी की तो उसके साथ ही पुलिस वाले ने ही उसे रोक दिया। पीड़ितों के अनुसार पुलिस ने कई मामलों में एफआईआर लिखने से मना कर दिया और कई बार संदिग्ध का नाम हटाने के बाद एफआईआर लिखी गई। कई जगहों पर पुलिस वाले दंगाइयों को हमले के बाद खुद सुरक्षित निकाल कर ले गए और कई जगह तो कुछ पुलिस वाले खुद हमले में शामिल नजर आए थे। इतने व्यापक विरोध प्रदर्शन के बावजूद नागरिकता संशोधन बिल को लेकर भाजपा आगे क्यों बढ़ रही है और इससे देश को क्या फायदा है? देखिए, जब केंद्र सरकार अपने पहले कार्यकाल के दौरान इस विधेयक को पास करवाने की कोशिश में लगी थी, तब पूर्वोत्तर में कई समूहों ने बीजेपी का विरोध किया था। लेकिन जब 2019 के चुनाव में परिणाम आए तो पूर्वोत्तर में बीजेपी और इसकी सहयोगी पार्टियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। समूचे पूर्वोत्तर की 25 संसदीय सीटों में से बीजेपी और उसके सहयोगी पार्टियों को 18 पर जीत मिली। बीजेपी को इस बात की उम्मीद है कि हिंदुओं और गैर मुसलमान प्रवासियों को आसानी से नागरिकता देने की वजह से उसे बहुत बड़ी संख्या में हिंदुओं का समर्थन मिलेगा। बांग्लादेश से मुसलमान और हिंदू दोनों ही बड़ी संख्या में अवैध तरीके से आकर बस रहे हैं। विरोध इस बात का है कि वर्तमान सरकार हिंदू मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की फिराक में प्रवासी हिंदुओं के लिए भारत की नागरिकता लेकर यहां बसना आसान बनाना चाहती है। असम के लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि बांग्लादेश से बड़ी तादाद में आए हिंदुओं को नागरिकता देने से यहां के मूल निवासियों के अधिकार खत्म होंगे। वहीं दूसरी ओर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जो बताता हो कि 1966 से 1971 के बीच बांग्लादेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का असर असम की जनसंख्या और सांस्कृतिक पहचान पर पड़ा हो। असम में सीमा पार से हो रही घुसपैठ को स्वीकार करते हुए सीजीआई ने कहा कि बांग्लादेश की आजादी के लिए 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण अप्रवासी आए थे। सीजीआई की बेंच ने यह भी कहा, एक बात ध्यान रखें, यदि संसद अवैध अप्रवासियों के केवल एक ग्रुप को माफी दे देती है तो यह बहुत अलग है। बांग्लादेश बनने में भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। नागरिकता अधिनियम 1955 के संशोधित प्रावधान का विरोध करने वाले असम के कई याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए एडवोकेट दीवान ने कहा कि इस संशोधन ने संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किया है जो राष्ट्र की धर्मनिरपेक्षता और भाईचारे पर आधारित है। अब आते हैं अमित शाह के उस भाषण पर जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी। भाजपा मीडिया सेल ने बंद कमरे में आयोजित कार्यक्रम में शाह के भाषण का वीडियो क्लिप जारी किया है, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि टीएमसी अध्यक्ष कभी कभी लोगों को और शरणार्थियों को गुमराह करने की कोशिश करती हैं कि देश में सीएए लागू होगा या नहीं। 2019 से ही संसद द्वारा पारित सीएए का ममता बनर्जी की पार्टी विरोध कर रही है। भाजपा ने पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में सीएए को लागू करने का वादा करते हुए इसे प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया था और अब गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में 27 दिसंबर को हुई आम सभा में कह दिया कि सीएए देश का कानून है, इसे कोई नहीं रोक सकता। संसद ने सीएए पर 11 दिसंबर 2019 को मोहर लगाई थी। हालांकि सरकार इस कानून को लागू करने के लिए नियम कायदे बनाने की समय सीमा 8 बार बढ़ा चुकी है। आपकी सीएए के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यह खबर आपके लिए लिखी थी आसिफ ने। मैं हूं हेमंत, नमस्कार।